हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग एक्सिस केयर टेक्नोलॉजी का इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कि ये कंपनी कैसी अपॉर्चुनिटी है। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर समझ लो। ये कंपनी आज के टाइम पे एरोस्पेस में काम करती है, डिफेंस में काम करती है, उसके अलावा इसका सेमीकंडक्टर वगैरह का भी काम है। मैं आगे में डिटेल में बताऊंगा आपको। तो इनके मैनेजमेंट का क्या बोलना है? इनके मैनेजमेंट का बोलना है कि बाय FY30 तक ये लोग अपने ईयरली रेवेन्यू को 9000 करोड़ तक लेके जाएंगे। और आज के टाइम पे इनका रेवेन्यू देखो, टीटीएम रेवेन्यू जो कि लास्ट 4 क्वार्टर का रेवेन्यू होता है वो 1154 करोड़ है। इसका मतलब क्या होता है? ये कंपनी अपने रेवेन्यू को अगले 4 साल में 8 गुना कर सकती है, 8x कर सकती है। तो इस हिसाब से हमें लगता है कि ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। पर हम क्या करेंगे, इनके डिटेल में जाएंगे, बिजनेस को समझेंगे और हम ये देखेंगे कि क्या ये लोग जो बोल रहे हैं कर सकते हैं कि नहीं, और कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो एक्चुअली में बॉटम लाइन में कितना लिफ्ट आएगा और ये कंपनी इवेंचुअली कैसी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो सबसे पहले हम जाते हैं और समझते हैं ये कंपनी करती क्या है। तो इसका अगर काम समझा जाए तो ये कंपनी पहले एक इंजीनियरिंग सर्विस देने वाली कंपनी थी। इसका मतलब क्या होता है? ये लोग इंजीनियर को हायर करते थे और किसी दूसरी कंपनी को उसको आवरली रेट पे देते थे, ठीक है। तो जैसे क्या हुआ, किसी भी एयरक्राफ्ट वाली कंपनी, उनको चाहिए कि तुम मेरे लिए विंग्स का कंप्यूटर पे डिजाइन बनाकर देखो कि ये कैसे फिट बैठेगा, क्या ये सही से काम करेगा कि नहीं करेगा। तो वो सब काम ये लोग करवाते थे आवरली बेसिस पे। लेकिन आज के टाइम पे क्या हो रहा है, ये पाइवोट कर रहे हैं हाई मार्जिन प्रोडक्ट वगैरह पे। जैसे ये लोग क्या करेंगे, डिफेंस में आपको आरएफ सीकर्स वगैरह बनाएंगे, देन आपको हार्ड किल काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजी वगैरह पे भी काम कर रहे हैं ये लोग। उसके अलावा जो फाइटर जेट्स वगैरह में आपको कंप्यूटर सिस्टम सब होता है, उसमें भी कंपनी का काम होता है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये कंपनी आपको डिफेंस में अच्छा खासा घुसी हुई है। इवन एरोस्पेस में, डिफेंस में इनका रडार्स वगैरह में भी काम है, रडार्स असेंबली वगैरह का भी काम है। ब्रह्मोस में ये लोग आपको आरएफ सीकर्स वगैरह लगाएंगे। तो आगे जाके मैं आपको डिटेल में बताऊंगा डिफेंस के बारे में भी। एक बात मैं इंपॉर्टेंट दिखा देता हूं। देखो, इंडिया में ना बहुत सारा डेवलपमेंट चल रहा है। मैं आपको ये इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। समझो, अगर आपको डिफेंस में पैसा लगाना है ना, डिफेंस में इन्वेस्टमेंट करना है, तो आपको एटलीस्ट समझना पड़ेगा कि इंडियन डिफेंस में काम क्या क्या चल रहा है। तो सिंपल भाषा में समझो, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट काम चल रहा है। जैसे तेजस का काम चल रहा है, देन आपको क्यूआर सैम का काम चल रहा है, क्यूक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। और यहां पे मैंने मेंशन करके रखा है तो एक्सिस सेट्स उसमें क्या करेगी। उसके अलावा ब्रह्मोस एंड पुसा का काम चल रहा है, काउंटर ड्रोन, स्वान ड्रोन्स का थोड़ा थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं क्या है। तो तेजस में क्या है कि इंडिया का अपना एयरक्राफ्ट, लाइट वेट एयरक्राफ्ट बनाया जाएगा और लगभग 97 बनाने का प्रोग्राम है। तो ये कंपनी क्या करेगी, सप्लाई करेगी हाई कॉम्प्लेक्स डिस्प्ले एंड मिशन कंप्यूटर, ठीक है। कि मैंने बोला ना, फाइटर जेट के अंदर का डिस्प्ले वगैरह, कंप्यूटर वगैरह ये लोग बनाते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, ये प्रोसेस करता है। जैसे इमेज वगैरह लिया, रडार वगैरह कुछ लिया, तो ये लोग उसको प्रोसेस करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। इंडिया का लगभग आपको 30,000 करोड़ का यहां पे आने वाला है पैसा। इंडियन गवर्नमेंट यहां पे पैसा देने वाली है और ये क्या होगा, आपको चाइना और इंडिया बॉर्डर पे लगेगा सेफ्टी के लिए, डिफेंस के लिए। तो इसमें क्या करेगी एक्सिस केट्स, आपको इज स्लेटेड टू सप्लाई इंटरनल सिस्टम कंपोनेंट। दे आर सप्लाइंग 7 सिस्टम्स इनिशियली, गॉट इट। ब्रह्मोस एंड पूसा, ब्रह्मोस क्या है, आपको मिसाइल है। मिसाइल जहां पे फायर होगा वहां पे सीकर्स आएगा। सीकर्स क्या होता है, देखो मिसाइल को फायर तो कर दिया गया, लेकिन जब मिसाइल आपको टारगेट के नजदीक जाएगा तो क्या होता है ना, सीकर्स वहां पे प्ले में आता है। सीकर्स क्या करेगा, आपको टारगेट को लॉक करेगा। मान लो बहुत नजदीक है, नजदीक बचा हुआ है 300 से आई थिंक 100 किलोमीटर समथिंग होता है। जब उतना दूर अगर बचा हुआ है मिसाइल का, तो वो आपको सीकर्स एक्टिव हो जाएगा। सीकर्स एक्टिव होगा और वो जाके टारगेट को हिट करेगा। लेकिन हुआ क्या, सीकर डिस्ट्रॉय हो गया। तो यहां से क्या होगा, सीकर से आता है रिकरिंग रेवेन्यू। ये चीज समझो, हर मिसाइल जो फायर करेगा उसके साथ एक सीकर जाएगा और जैसे वो सीकर डिस्ट्रॉय होगा, एक नया सीकर का आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगा। और ये जो सीकर्स होता है, आरएफ सीकर्स, ये मिसाइल का समझ लो तो आई थिंक आधा दाम मिसाइल का सिर्फ ये सीकर्स होता है, 50% के आसपास। आई थिंक यू वुड हैव अंडरस्टूड इट। देन आपको हो गया काउंटर ड्रोन एंड स्वार्म ड्रोन सिस्टम। तो स्वार्म ड्रोन क्या होता है, देखो क्या हुआ, अभी जो ईरान इजराइल में लड़ाई हुआ तो ईरान ने क्या किया, भड़ भड़ के आपको ड्रोन फायर किया। तो इससे क्या हुआ कि उनका डिफेंस सिस्टम बहुत महंगा है इजराइल का। तो उससे बचने के लिए इजराइल ने क्या किया, भले इनका खुद का जो ड्रोन था बहुत सस्ता था, उन्होंने बहुत महंगा महंगा मिसाइल फायर किया। तो नॉर्मली डिफेंस में क्या होता है, पहले अब तुम छोटे छोटे स्वार्म ड्रोन्स वगैरह भेजो। स्वार्म ड्रोन्स क्या हुआ, बहुत सारे ड्रोन्स को भेज दो जो कि एआई कोऑर्डिनेटेड है और
और क्या हुआ कि सस्ते सस्ते हैं तो डिस्ट्रॉय भी हो तो दिक्कत हो, लेकिन एनिमी का बहुत नुकसान हो, मान लो हमारा 20,000 रुपए का हो रहा है तो उनका 1 लाख रुपए का नुकसान हो, ऐसा टाइप का सीन है। तो इससे क्या होगा कि जो जो मान लो ईरान क्या होगा, ऐसा अगर करेगा, ऐसा कोई दूसरा देश करेगा तो उसको क्लीन चिट मिल जाएगा, उसके फाइटर जेट्स को जाएगा, आराम से अटैक कर देगा, और एनिमी का फाइनेंशियली भी वो लोग अच्छे से हिट करेंगे। तो स्वार्म ड्रोन्स आज के टाइम पे बहुत चलन में है। तो उसके लिए क्या हो रहा है कि ये कंपनी आपको एक फॉरेन की कंपनी के साथ लेजर हार्ड किल टेक्नोलॉजी पे काम करेगी। हार्ड किल टेक्नोलॉजी क्या है? बेसिकली हार्ड किल टेक्नोलॉजी यही है कि उसको टोटली डिस्ट्रॉय कर देना। मिसाइल से डिस्ट्रॉय करने में बहुत पैसा खर्चा होता है, तो क्या करेंगे, लेजर से किल करेंगे ताकि कम पैसा खर्चा हो। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड काउंटर ड्रोन एंड स्वार्म ड्रोन सिस्टम। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं LTTR। ये भी आप सुनने को मिलेगा बहुत, जब हम आगे जाएंगे ये भी सुनने को मिलेगा। देखो क्या होता है कि फाइटर जेट्स ना कुछ बहुत नीचे जाते हैं, नीचे हाइट पर अगर जाएंगे, फिर आपको आपको फाइटर जेट्स का ड्रोन भी अगर कम हाइट पे उड़ेंगे तो उनको डिटेक्ट करना मुश्किल होता है। तो ये लोग ऐसे टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, ऐसे रडार्स पे काम कर रहे हैं जो कि लो फ्लाइंग हॉस्टाइल एयरक्राफ्ट एंड ड्रोन को डिटेक्ट कर सके। उसके अलावा सोनार एंड इस पे भी काम करती है। ये सब आप डिटेल में एक बार पॉज करो, रीड करो, आई थिंक इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। और थोड़ा सा क्या करते हैं ना, डिफेंस का कुछ इक्विपमेंट वगैरह भी देख लेते हैं। पॉज कर लो, रीड कर लेना। आई थिंक ऑलरेडी मैं सबके बारे में बता चुका हूँ, रडार सिस्टम के बारे में ऑलरेडी आपको पता है, रडार का काम क्या होता है, मिसाइल सीकर्स का काम क्या होता है। ये आपको मिसाइल का ब्रेन होता है। मिसाइल को जैसे फायर किया जाता है, वो टारगेट से पहुंचने से पहले क्या करता है, अपने टारगेट को लॉक करेगा और वो एक्चुअली में जाके फायर करेगा। और सीकर्स अकाउंट फॉर रफली 30 to 55% ऑफ मिसाइल कॉस्ट, रिकरिंग रेवेन्यू जनरेट होगा। इसीलिए एक्सिस गेट्स आज के टाइम पे एक अच्छी डील हो सकती है, आगे देखेंगे डिटेल में। इलेक्ट्रॉनिक्स वारफेयर सिस्टम वगैरह भी ये कंपनी बनाएगी आपको। ये इलेक्ट्रॉनिक्स वारफेयर सिस्टम क्या हुआ, देखो क्या होता है कि फ्लाइट के अंदर ना, सॉरी एयरक्राफ्ट के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स वारफेयर सिस्टम नहीं होगा, रडार सिस्टम सब नहीं होगा, तो कैसे पता चलेगा, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम सब नहीं हो, कैसे पता चलेगा कि इनके प्लेन को डिटेक्ट कर लिया गया है, इन पे कोई आपको रॉकेट डाल दिया गया है, छोड़ दिया गया है पीछे में, और डिफरेंट डिफरेंट आपको एनिमीज का सिग्नल जैम वगैरह करना है, तो कैसे होगा? तो उसके लिए चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स वारफेयर। देन एवियोनिक्स एंड मिशन कंप्यूटर। एवियोनिक्स क्या हुआ, आपको एविएशन के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एवियोनिक्स। तो यहाँ पे ये लोग क्या करेंगे, नर्वस सिस्टम ऑफ मिलिट्री एयरक्राफ्ट बनाएंगे, प्रोसेसेस फ्लाइट डेटा, जो फ्लाइट वगैरह उड़ता है तो वो बहुत ज्यादा डेटा को गैदर करता है, तो उसको प्रोसेस करेगा, फ्लाइट उड़ेगा, प्रोसेस करेगा, तभी तो फाइटर जेट को जो चला रहा है वो फास्ट डिसीजन ले सकेगा। देन मिलिट्री कम्युनिकेशन सिस्टम पे काम करेगी, सोनार। ये सब डिफरेंट डिफरेंट चीज हो गया, आप पढ़ लेना अच्छे से, समझ में आएगा कि इंडियन डिफेंस में चल क्या रहा है, ऐसी कंपनी के लिए क्या क्या काम है। जैसे मैंने ना गार्डन रिच शिपबिल्डर का भी वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बताया था कि इंडियन नेवी में इंडिया में क्या क्या काम चल रहा है। आई थिंक आप उसको भी देखो, समझ में आएगा डिफेंस में उस सेक्टर में क्या चल रहा है। ये मैंने स्पेशली डिफेंस और इनके स्पेसिफिक बनाया हुआ एक्सिस गेट्स के अकॉर्डिंग स्पेसिफिक, ठीक है। ये आपको डेटा पैटर्न पे भी लागू होगा, एक्स्ट्रा माइक्रोवेव पे भी लागू होगा, उन पे भी आपको ये हेल्प कर सकता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं ना, तो आगे जाते हैं वीडियो में और देखते हैं कि क्या क्या है यहाँ पे। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है कि कंपनी को सेक्टोरल टेलविंड्स क्या क्या है। देखो डिफेंस में सेक्टोरल टेलविंड्स किसी से छुपा हुआ नहीं है, कि इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि इंडिया का सामान सारा इंडिया में बने, और डिफेंस तो बने ही बने, क्योंकि डिफेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम डिफेंस बाहर से मंगवाए, डिफेंस में हमारा बाहर पे डिपेंडेंसी रहा और कल को हमारा चाइना से वार हो गया, तो क्या करेंगे? जब तक दूसरी कंपनी बना के देगी तब तक हमारा इनफ डैमेज हो सकता है। तो अगर हमारे पास खुद की कंपनी ना होगी जो कि डिफेंस का इक्विपमेंट बनाएगी, तो हम कभी ना कभी प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। तो दिस इज व्हाई आत्मनिर्भर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और सेकंड बात ये है कि इंडियन टैक्स पेयर का पैसा बाहर क्यों जाए, इंडियन टैक्स पेयर का पैसा इंडिया में रहना चाहिए। इससे क्या होगा, हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो इम्बैलेंस है वो भी घटेगा। तो ये तो आपको पता ही है, गवर्नमेंट का बहुत पुश है, वो चाहती है कि बड़ी बड़ी कंपनी जो है, जो आपको BDL वगैरह होगी, बड़ी बड़ी कंपनी होगी, HAL वगैरह होगी, उन सबको छोटे छोटे कंपोनेंट के लिए गवर्नमेंट बोलती है कि तो इंडियन मैन्युफैक्चरर से खरीदो। देन आपको ये समय ऑलरेडी बता चुका है, LCA तेजस पे ये लोग क्या करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग मिशन कंप्यूटर्स एंड स्मार्ट डिस्प्ले वगैरह, ठीक है, जो कि कॉकपिट का आपको ब्रेन होता है। देन ब्रह्मोस एंड कुशा पे ये लोग काम करेंगे। कुशा क्या है? कुशा इज नथिंग बट S400, नहीं कुशा, एक मिनट मुझे देखने दो, कुशा क्या है, व्हाट इज कुशा, ब्रह्मोस एंड कुशा। हाँ, ये एक S400 ही है एक्चुअली में, ठीक है। कुशा हो गया आपको इंडिया का खुद का S400 बनाना। तो
ये है आपको ब्रह्मोस एंड कुमार डेवलपिंग इंडियन आरएफ सीकर्स। आरएफ सीकर्स के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूं। ये कंज्यूमेबल होता है, हर एक मिसाइल के साथ ये बर्बाद होगा और 30 से 50% ऑफ मिसाइल कॉस्ट होता है। स्वान ड्रोन्स एंड एंटी ड्रोन, स्वान ड्रोन्स के बारे में बता चुका हूं मैं। बहुत सारे ड्रोन को जब छोड़ दिया जाता है एनिमी के तरफ और वो सारे ड्रोन एआई यूज करके कोऑर्डिनेट करते हैं, कुछ डिस्ट्रॉय भी हो गया तो बाकी सारे एल्गोरिदम चेंज कर लेंगे और फिर से उसी टारगेट पे लग जाएंगे और खुद ही रिसेट कर लेंगे सब कुछ। Participating in Indian Air Force UMS program, air-driven drones and hard-kill laser system. It is very very important. अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा जो इजराइल के साथ हुआ। इजराइल का बहुत सारा मिसाइल डिस्ट्रॉय हुआ है, बहुत पैसे का बर्बादी हुआ है। तो इस टेक्नोलॉजी पे काम करना आज के टाइम पे मस्ट है। दिस इज वाई आपको पता चल रहा हो कि ऐसी कंपनी को फ्यूचर में एज मिल सकता है। देखो ये वीडियो लंबा बनेगा, लेकिन ऐसी कंपनी को आपको स्टडी करना है तो आपको टाइम देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये कंपनी डिफेंस में है, ये कंपनी एरोस्पेस में है और आपको और भी क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में भी तो है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर को पढ़ रहे हो। इन्वेस्टमेंट इज नॉट इजी कि आपको एक कंपनी समझना है जिसमें हजारों के मात्रा में एम्प्लॉय काम कर सकते हैं। जिस कंपनी को बनाने में लोगों को 20 साल लग गया है तो उसको आप कैसे 30 मिनट में समझ सकते हो। मैं जो बता रहा हूं वो बस आपको स्टार्टिंग के लिए होना चाहिए, आपको खुद का बहुत रिसर्च करना है यहाँ पे, ठीक है। अब हम समझते हैं कि कंपनी का इकोनॉमिक मोड क्या है। देखो बहुत सारे फॉरेन जायंट्स है ना, जैसे एमडीबीए हो गया, उनको सरकार क्या बोलती है, अगर तुमको इंडिया में अपने प्रोडक्ट को सेल करना है तो तुमको इंडियन मैन्युफैक्चरर से बनवाना पड़ेगा। तो वहां पे आ जाती है एक्सिस केट्स जैसी कंपनी। वो क्या करती है, एक्ट करते हैं कैप्टिव मेक इन इंडिया पार्टनर विद एक्सक्लूसिव फैक्ट्री फ्लोर्स। तो ये इनका फैक्ट्री फ्लोर्स वगैरह देंगे, इनके इक्विपमेंट बना के सेल करेंगे, इनको अपना भी मार्जिन मिलेगा। इस केस में क्या होता है, जैसे इन्होंने एक कस्टमर बना लिया एमडीबीए कि ये उनके लिए इंडिया में सामान बना के बेचेंगे। तो एक बार अगर बन गया एक्सिस केट्स तो इतना आसान नहीं। देखो डिफेंस में क्या है ना, बैरियर टू एंट्री तो बहुत हाई है ही है, लेकिन स्विचिंग कॉस्ट भी आसान नहीं है। एक बार अगर आपने जगह बना लिया तो आपका जगह बन गया, इतने आसानी से कोई आपको रिप्लेस नहीं कर सकता है। अनलेस आपने बहुत फॉल्टी सामान बना दिया, वो अलग बात है, लेकिन आप क्वालिटी पे काम करोगे, अच्छे सामान बनाओगे तो डिफेंस में इजीली रिप्लेसेबल कोई होता नहीं है। देन आपको यूएस टेक ब्रिज ईएसए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एआई पे स्पेशलाइज्ड फिजिकल लैब फॉर टेस्टिंग एकॉस्टिक आरएफ चिप्स फॉर मैसिव यूएस हाइपरस्केलर। तो आपको पता ही होगा हाइपरस्केलर तो बहुत सारे चिप्स वगैरह पे काम कर रहे हैं, तो उनके लिए वो लोग लैब वगैरह बनाएंगे जो इनके टेस्टिंग वगैरह करेंगे। ग्लोबली ओनली 2 to 3 कंपनीज वर्ल्ड वाइड पोजेस दिस टेस्टिंग कैपेबिलिटीज। तो यहाँ पे एक तरह से इनका नीश हो जाता है क्योंकि ज्यादा ऑप्शन है नहीं। और अब आते हैं डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस वर्टिकल पे एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखते हैं। जो आज के टाइम पे आप देखोगे ना तो दो बिजनेस वर्टिकल इनका बहुत बड़ा रेवेन्यू कंट्रीब्यूटर है। तो डिफेंस हो गया 35%, एरोस्पेस हो गया 32%, लेकिन इबिटा मार्जिन देखो डिफेंस में 23.7% है, एरोस्पेस में 18% हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एआई में आपका 24% के आसपास है, नॉन कोर लेगेसी में -3 है, लेकिन 22% का इनका आपको यहाँ पे मार्जिन आता है। सॉरी 22% का रेवेन्यू आता है, इबिटा यहाँ पे निगेटिव है, विच इज एक्चुअली अ लैगार्ड फॉर दिस कंपनी। ठीक है। देखो डिफेंस में क्या, जो ऑलरेडी बता चुका हूं, मिसाइल सीकर्स, रडार्स, एवियोनिक्स, स्वान डॉल्स वगैरह पे काम करते हैं। एरो स्ट्रक्चर, टूलिंग, एमआरओ एंड इंजीनियरिंग। एमआरओ तो मैंने आपको टेकेरा इंजीनियरिंग के भी वीडियो में बनाया था, जाके देख लेना ये सब क्या होता है। हाइपर स्केलर्स लैब ये सब ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। अब हम आगे जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस वर्टिकल्स के अंदर थोड़ा देखते हैं। तो अगर हम लोग डिफेंस का डीप डाइव करें, जो कि इनका फ्यूचर में बहुत बड़ा ग्रोथ इंजन होने वाला है, तो उनका फाइनेंशियल्स क्या बोलता है। 9 मंथ FY26 में 311 करोड़ का रेवेन्यू किया है विद 23.7% इबिटा मार्जिन, तो विच इज गुड, ये अच्छा मार्जिन है। मैनेजमेंट का बोलना ये है कि हम लोग डिफेंस में अपना एक्सपोजर बढ़ाएंगे फ्यूचर में जाके और अपने मार्जिन को हम लोग अपलिफ्ट करेंगे। यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, आरएफ स्टिकर्स बनाएंगे, ऑनबोर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स, कोल असेंबली वगैरह करेंगे ये लोग काम। आरएफ सीकर्स क्या करते हैं, मिसाइल वगैरह होगा ना, ब्रह्मोस वगैरह, तो ब्रह्मोस वगैरह के ऊपर में ये लोग क्या करेंगे, मेटल वो सब बनाएंगे, फिर आपको सीकर्स वगैरह भी डालेंगे और फिर किसी एक्सप्लोसिव कंपनी लेगी इनसे और वो एक्सप्लोसिव डाल के अपना फाइनल उसको प्रोसेस करके दे देगी। देन ये लोग रडार्स वगैरह पे भी काम करते हैं, सिग्नल प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर एंड फिजिकल इंटीग्रेशन ऑफ मैस इन ग्राउंड एयर रडार्स। ठीक है, ये सब काम। एवियोनिक्स में क्या हुआ, मिशन कंप्यूटर ऑलरेडी बता चुका हूं, जो इनके फाइटर जेट्स वगैरह के अंदर होता है। अनमैन्ड कॉम्बैट, ये आपको वही हो गया, ड्रोन्स वगैरह के लिए जो लेजर बेस्ड टेक्नोलॉजी वगैरह पे ये लोग काम कर रहे हैं। की क्लाइंट कौन सा है आपको, डीआरडीओ होगा। अगर आप डिफेंस को ट्रैक करते हो तो आई थिंक यू शुड नो दिस कि इनके क्लाइंट कौन हो सकते हैं, डीआरडीओ, हैल, बेल, एमडीबीए, ये सब इनके क्लाइंट वगैरह होंगे। सबसे बड़ा है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इंडियन गवर्नमेंट। ठीक है। डीप डाइव एरोस्पेस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स
एंड एआई, ठीक है। तो एरोस्पेस का सीन क्या है, 282 करोड़ का रेवेन्यू, 9% का, लेकिन इबिटा मार्जिन बहुत ही कम है, क्योंकि यहाँ पे काम क्या करते हैं ये लोग, टूलिंग का काम करते हैं। अगर आपको याद होगा टूलिंग क्या होता है, टूलिंग क्या होता है, बेसिकली जिग्स एंड फिक्सचर्स वगैरह बनाती थी आपको टकेरा इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे ये लोग क्या करेंगे, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए टूल बनाएंगे। जिग्स क्या होता है, जिग्स एक टूल होता है जिसका यूज करके आपको एयरक्राफ्ट बनाया जाता है, तो ये लोग वो जिग्स बनाएंगे। ठीक है, मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरऑल, तो फ्लाइट का मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरऑल करेंगे। ओवरऑल क्या होता है, इंजन को खोल के नया जैसा बना देना, एयरक्राफ्ट को नया जैसा बना देना। मेंटेनेंस क्या होता है, जैसे आपको गाड़ी वगैरह का मेंटेनेंस कराना रहता है, वैसे इनको भी मेंटेनेंस कराना है। क्लाइंट कौन हो गया, एयरबस, बॉम्बार्डियर, ओजीएमए, पोर्टुगल। एंड देन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एआई सेक्टर पे आते हैं। इनका मार्जिन बहुत अच्छा है, यहाँ पे 25% लगभग टच कर चुका है। 98 करोड़ का रेवेन्यू है, लेकिन इससे आपको पता चला होगा जब इनका मार्जिन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एआई में इंप्रूव होगा ना, दे कैन इजीली क्रॉस 25% का मार्जिन आपको। तो यहाँ पे क्या होता है, हाइपर स्केलर लैब से एक्सक्लूसिव एकॉस्टिक लेजर एंड आरएफ टेस्टिंग फॉर यूएस टेक जायंट। तो यहाँ पे क्या करेंगे वो लोग, जो अपना चिप वगैरह बनाएंगे उनका स्ट्रेस टेस्टिंग वगैरह ये लोग करेंगे, देखेंगे कि क्या लिमिट है। सिंपल भाषा में टेस्टिंग वगैरह करेंगे, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। मैन्युफैक्चर, दूसरा क्या है, मैन्युफैक्चर हार्डवेयर टेस्टिंग किट फॉर ग्लोबल सेमीकंडक्टर लाइंस। थर्ड है, आपको छह पढ़ लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम देखते हैं कि देखो ये ना क्या कर रहे हैं, बहुत सारी फॉरेन कंपनी के साथ आपको टाई अप कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर सबके लिए समझ लो। तो एमडीबीए एक यूरोप की कंपनी है जिनके साथ ये लोग मिसाइल वगैरह के लिए काम करेंगे, फोकस होगा मिसाइल के लिए। कैप्चर ऑफसेट रेवेन्यू बाय डेडिकेटेड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। इंदिरा एक स्पेन की कंपनी जिसके साथ ये लोग रडार एंड सिमुलेटर्स का काम वगैरह करेंगे। प्रीफर्ड इंडियन पार्टनर फॉर टेक एंड एंटीनास एंड आपको एयर डिफेंस रेडार्स। देन आपको साइलस फ्रांस की एक कंपनी है जो कि मैंने आपको बताया हार्ड किल टेक्नोलॉजी। यूएस एआई लीडर अनमैन्ड कॉम्बैट, जॉइंट बिडिंग फॉर मल्टी 1000 करोड़ ऑटोमेटेड मिशन प्लानिंग। ओजीएमए पोर्टुगल एरोस्पेस एमआरओ में है, उनके लिए ये लोग क्या करेंगे, एक्सपेंशन लुक्रेटिव आफ्टर मार्केट मेंटेनेंस सेक्टर। गुड लक इंडिया के साथ स्वार्म डाउन्स वगैरह पे काम कर रहे हैं। और इनका कैपेक्स वगैरह का क्या प्लान है, जैसे करंट कैपेसिटी एंड 1500 करोड़ का कैपेक्स प्लान है अगले 3 साल में। तो इनका 3 जगह मैसिव आपको कैपेक्स होने वाला है। एक है आपको देवनाहल्ली में, डीएएल देवनाहल्ली जो बेंगलुरु में है, आपको ऑपरेशनल है आज के टाइम पे ईएमएस लाइन ईएसएआई। बॉक्सफिल डिलीवरीज स्केलिंग इन FY27, ठीक है। डीएसी आत्मनिर्भर, ये आपको हो गया देवनहल्ली आत्मनिर्भर कॉम्प्लेक्स। तो Q3 FY27 में इनका प्लान है आपको एक्टिव होने का। यहाँ पे क्या करेंगे, रडार्स एंड एरोस्पेस। और ये मैनेजमेंट का बोलना है, देखो मैनेजमेंट क्या बोल रही है कि FY27 में भी हम 45% 50% आपस ग्रो करेंगे रेवेन्यू को, लेकिन जब हमारे फैक्ट्री सब आपको एक्टिव हो जाएंगे, जो आपको मिसाइल कॉम्प्लेक्स है, देन आपको डीएसी कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे ये सब अगर एक्टिव हो जाएंगे तो हम लोग 70% से FY28 29 FY30 में टारगेट कर रहे हैं अपने रेवेन्यू को ग्रो करने के लिए। तो एमएसी में क्या होगा, मिसाइल कॉम्प्लेक्स में ये लोग रिकरिंग रेवेन्यू वाला काम करेंगे। यहाँ पे वही आपको बनेगा क्या, आरएफ सीकर्स वगैरह यहाँ पे बनेगा। एंड ये जो है आपको रडार्स एंड एरोस्पेस के लिए यहाँ पे रडार्स वगैरह का टेस्टिंग वगैरह ये लोग करेंगे। 70% ग्रोथ इंजन जो है, ग्रोथ ड्राइवर जो है आपको यही है यहाँ पे। और इनका देखो सबसे बड़ा होता है, अगर कोई कंपनी कैपेक्स कर रही है तो आपको ये देखना पड़ेगा कैपेक्स कर कहां से रही है, पैसा कहां से ला रही है, क्या वो डेप्ट उठा रही है। मैनेजमेंट का बोलना ऐसा नहीं है, मैनेजमेंट का क्या बोलना है, इंटरनल कैश फ्लो से करेंगे। और हम लोग फॉरेन के पार्टनर वगैरह से पैसा उठाएंगे, हम लोग डेप्ट नहीं ले रहे हैं, हम लोग डायल्यूशन भी नहीं करेंगे, डेप्ट ना के बराबर लेंगे 50 करोड़ के आसपास का, ये इनका प्लान है। हो सकता है कल को जाके प्लान चेंज हो जाए, अचानक से डिमांड आ जाए, बहुत सारा रैपिडली आ जाए, तो कंपनी के पास ऑप्शन ना बचे, तो हो सकता है ऐसा डिमांड आ जाए। अब हम लोग इनका गाइडेंस वगैरह देखते हैं। तो रेवेन्यू का क्या गाइडेंस है इनका, 9000 करोड़ का रेवेन्यू करने का गाइडेंस है, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। नियर टर्म FY26-27 में 40 to 45% ईयर ऑन ग्रोथ होगा, एंड 40 to 50% का EPS ग्रोथ होगा। और उसके अलावा देखो तो हाइपर ग्रोथ आने वाला है FY28 से 30 तक। 70% एनुअल ग्रोथ का टारगेट है वंस डीएसी एंड एमएसी आर ऑपरेशन। ये दोनों जो फैसिलिटी है इनका, अगर ये ऑपरेशनल हो जाएगा तो जहां पे ये लोग क्या करेंगे, आपको टेस्टिंग वगैरह का काम करेंगे, एंड यहाँ पे आपको सीकर्स वगैरह का काम करेंगे ये लोग। सीकर्स इनके लिए एक बहुत बड़ा आप समझ लो तो रेवेन्यू ड्राइवर हो सकता है, क्योंकि आप ये चीज समझो वो कंज्यूमेबल है, ठीक है। एक बार होगा खर्चा हो जाएगा, फिर दोबारा चाहिए, और ट्रेनिंग वगैरह में भी यूज होगा, तो ये एक कंज्यूमेबल है, तो इट कैन ब्रिंग अ लॉट ऑफ रेवेन्यू। हर एक ब्रह्मोस का 50% वहीं से आने वाला है।
50% रेवेन्यू सीकर सी होगा। एंड एक जो बड़ा बात है कि मैनेजमेंट ने ये भी बोला है, सॉरी, कि हम लोग अपने एबिटा को 25% लेके जाएंगे। अब हम लोग समझते हैं कि इनका मार्जिन को इंप्रूव कैसे किया जाएगा। इनका मार्जिन को इंप्रूव किया जाएगा सर्विसेज से प्रोडक्ट में जाके। तो जब ये सर्विसेज से प्रोडक्ट में जाएंगे तो आज के टाइम पे इनका क्या है, मेजोरिटी जो आपको रेवेन्यू आता है वो सर्विसेज से आता है, और फ्यूचर में इनका प्लान है कि 80% से ज्यादा रेवेन्यू आपको आएगा आपको प्रोडक्ट से, हार्डवेयर वगैरह बेच के। और जब ऐसा होगा तो इनका आपको मार्जिन 25% के आसपास चले जाएगा। एक मैं इंपॉर्टेंट बात और बता देता हूं, जो ये 9000 करोड़ का इनका रेवेन्यू टारगेट है, मैनेजमेंट से किसी ने पूछा कि क्या आप ऑर्गेनिकली इसे अचीव करोगे। ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है, क्या अपना खुद का एग्जिस्टिंग कंपनी है सिर्फ उसके दम पे करोगे। तो मैनेजमेंट ने बोला ऐसा नहीं है, हम लोग इनऑर्गेनिक एक्विजिशन वगैरह के लिए भी देख रहे हो। क्या होगा कि इनऑर्गेनिक ग्रोथ का मतलब क्या होता है, कोई दूसरी कंपनी को एक्वायर करेंगे, उसका ऑर्डर बुक भी आ जाएगा और उसके साथ मिलकर ग्रो करेंगे कंसोलिडेट करके, ठीक है। ये हो गया आपको इनऑर्गेनिक ग्रोथ। तो आपको समझ में आया इनका मार्जिन कैसे बढ़ेगा। मार्जिन बढ़ेगा ये आपको सर्विस बेस से प्रोडक्ट बेस में जाने वाले, आपको 80% से ज्यादा इनका टारगेट है कि प्रोडक्ट बनाएंगे बेचेंगे ये लोग, और वहां से रेवेन्यू आएगा। और जो सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है, जो 9000 करोड़ बोल रहे हैं ये लोग करेंगे, उसके लिए क्या है, इनके पास ऑर्डर बुक है आज के टाइम पे। तो देखो इनका बोलना है कि कुछ ही दिन में हमें 3300 करोड़ से लेकर 3400 करोड़ का दिख रहा है। एक्टिव बिग लगभग 14000 करोड़ के आसपास का है, और हमारा एक्सपेक्टेशन है कि वहां से 50 से 60% हमारा कन्वर्जन रेट होगा। और जो फॉरेन ओईएम है उनमें तो हम लोग 100% कन्वर्ट करते हैं, डोमेस्टिक में लगभग 50%। तो यहां से क्या पता चल रहा है कि 10,000 करोड़ के आसपास का तो यहां से रेवेन्यू दिख रहा है। लेकिन एक जो बहुत बड़ा रेवेन्यू ड्राइवर वो है आपको ब्रह्मोस। ब्रह्मोस का बोलना था मैंने को Q2 के आसपास आपको टेंडर वगैरह निकल सकता है, और ये लोग वहां पे काम भी कर रहे हैं अप्रूवल वगैरह का। तो वहां से भी इनको रेवेन्यू वगैरह ऑर्डर बुक वगैरह बिल्डअप हो सकता है। देखो वो कैसे प्ले आउट करता है इस क्वार्टर में, जब कौन कौन होगा तो मैनेजमेंट बताएगी। उस पर ज्यादा अपडेट तो अभी तक नहीं देखा मैंने। तो एक और इंपॉर्टेंट चीज पार्टनरशिप, चलो इसे छोड़ देते हैं। तो अब रिस्क क्या होता है, यहाँ पे रिस्क है पहला कैपिटल, वर्किंग कैपिटल का प्रॉब्लम एंड कैश फ्लो। देखो मैसिव कैपेक्स वगैरह कर रही है तो कैपेक्स कैश फ्लो का भी प्रॉब्लम हो सकता है। डिफेंस में क्या होता है ना, पेमेंट साइकिल सब लंबा होता है। ये तो मैंने जितना भी वीडियो बनाया है आपको डिफेंस कंपनी पे सब में बताया आपको कि वहां पे वर्किंग कैपिटल का इशू होता है, क्योंकि पेमेंट साइकिल सब बहुत लंबा होता है। तो इसको आपको मॉनिटर करना पड़ेगा। और ये सिर्फ डेप्ट क्या बोले 50 करोड़ लेंगे, तो गवर्नमेंट का जो डिलीवरी वगैरह होगा उसमें अगर लेट होगा तो इस पर रिस्क हो सकता है। देखो आगे कैसे प्ले आउट करती है। और दूसरा इनमें क्या है कि क्लाइंट कंसंट्रेशन है थोड़ा, जैसे हाइपर स्केलर्स एंड एयरबस वगैरह पे इनका बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है। लेकिन यही है ना कि चूंकि डिफेंस है तो इतना आसान भी नहीं है आपको एक कंपनी से उठकर दूसरी कंपनी पे जाना ना। देखो आगे कैसे प्ले आउट करता है कंपनी के लिए। देखो और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपके लिए निकाला था कि Q2 और Q3 के बीच में कुछ ऐसा वेरिएशन आया था कौन कॉल पे। तो सबसे बड़ा क्या आया था कि एक टेक एंड एंटीना सिस्टम करके है, तो मैनेजमेंट रिपोर्टेड डेवलपमेंट अप्रूवल इन Q2 बट बैकट्रैक्ट इन Q3 स्टेटिंग डेवलपमेंट इज स्टिल अंडरगोइंग। मतलब डिले हुआ, ठीक है। LLTR अश्विनी रडार, ये क्या था अगर याद दिला देता हूं। ये क्या था, जब लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट वगैरह जाएगा या आपको ड्रोन जाएगा तो उसको डिटेक्ट करने के लिए। तो इनमें ने क्या बोला था, गाइडेड ऑर्डर फ्रॉम BEL बाय Jan 26 डिड नॉट मटेरियलाइज बाय Q3। मैंने इनका प्रेस रिलीज वगैरह देखा था, मुझे नहीं लगता अभी भी इनको ऑर्डर मिला है। इन्होंने रिपोर्ट तो नहीं किया है, देखना पड़ेगा आगे। QR SAM क्विक रिएक्शन आपको सरफेस टू एयर मिसाइल का होता है। एक्सपेक्टेड 7 सिस्टम इन 2 months ड्यूरिंग Q2 स्टिल अवेटिंग क्लोजर इन Q3। तो ये सब प्रॉब्लम रहेगा गवर्नमेंट की कंपनी के साथ, जो गवर्नमेंट के साथ काम करेगी। और जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है ना कि देखो डिफेंस में माहौल बहुत अच्छा है आज के टाइम पे। जो आपको ये समझना पड़ेगा, जब बुलिश टाइम होता है तो मैनेजमेंट सभी बुलिश बुलिश गाइडेंस देगा, 70% से ग्रो करेंगे, 80% से ग्रो करेंगे। ये चीज आपको समझना पड़ेगा, क्या ये एक्चुअली में करेगी नहीं करेगी। देखो दिखता तो है ऐसा कि करेगी, वैसे ही उनको 10,000 करोड़ का ऑर्डर बुक मिल जा रहा है। ब्रह्मोस इंडिया का प्लान एक्सपोर्ट भी करने का, डिफेंस में इंडिया नेट एक्सपोर्टर भी बनने वाली है। तो दिस कंपनी कैन बेनिफिट यहां से। तो लगता है अभी तो डिफेंस में काम शुरू ही हुआ है एक तरह से समझा जाए तो। ठीक है, इंडिया में काफी मॉडर्नाइजेशन होने वाला है, काफी आपको क्या बोलते हैं डिफेंस मजबूत होने वाला है, मतलब इंडिया का अपना डिफेंस, ठीक है। उसके अलावा बहुत एक्सपेंशन होने वाला है, शिप में एक्सपेंशन होने वाला है, शिप्स में आपको रडार वगैरह लगने वाला है, ठीक है। तो काम तो इंडिया में बहुत है अभी।
तो ऐसा नहीं है कि जो कंपनी बोल रही है वो अनअचीवेबल है, इट्स अचीवेबल, पर हमें रेगुलरली ट्रैक करना पड़ेगा। अब हम लोग जाते हैं और मैनेजमेंट के गाइडेंस के हिसाब से फ्यूचरिस्टिक कैलकुलेशन करके देखते हैं। सीएजीआर ग्रोथ कितना हो सकता है फ्यूचर में, कैट पैट कितना बन सकता है, प्रॉफिट जंप कितना आ सकता है, और पेग रेशियो निकाल के देखते हैं और समझेंगे कि कैसी अपॉर्चुनिटी है डेटा बैक। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता सकता हूं, ये अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन है बेस्ड ऑन मैनेजमेंट का गाइडेंस, हो सकता है ये गलत हो जाए। और आपको एक बात समझना पड़ेगा, आज के टाइम पे डिफेंस में सब कुछ अच्छा चल रहा है तो सब कोई बुलिश है, सी थिंग्स कैन चेंज, ठीक है, कंटिन्यूअसली ट्रैक करना चाहिए उसके लिए। तो मैंने यहाँ पे दो कैलकुलेशन करके रखा हुआ है, एक 25% एबिटा एज्यूम करके और दूसरा 22.5% एबिटा एज्यूम करके। ये थोड़ा सा मैं कंजर्वेटिव कर रहा हूँ, हो सकता है ये डिलीवरेबल हो जाए, क्योंकि आप क्लियर कट देखो यहाँ पे एआई वाला जो इलेक्ट्रॉनिक्स एआई वाला है वहां पे लगभग 25 ये कंपनी पहुंच चुकी है। डिफेंस में आपको ऑलरेडी 23% के आसपास का मार्जिन है, तो इट्स सीम्स डुएबल, जैसे इनका आपको रेवेन्यू वहां से स्केल करेगा, इट्स डुएबल, ठीक है। तो 9,000 करोड़ का अगर रेवेन्यू हम लोग एज्यूम करते हैं, एज्यूमिंग की 25% एबिटा हो, तो 20 to 50 करोड़ के आसपास का इनका आपको एबिटा बनता है। करंट एबिटा कितना है, 181 करोड़ का टीटीएम एबिटा, लास्ट 4 क्वार्टर का एबिटा। तो एबिटा में जंप कितना आएगा, एबिटा में जंप आएगा 12.4x का, डिप्रेसिएशन प्लस इंटरेस्ट माइनस अदर इनकम। डिप्रेसिएशन इनका 4x मैंने एज्यूम किया है, और अदर इनकम भी थोड़ा बहुत लिया है। इंटरेस्ट इनका आपको मेरे ख्याल से डिक्लाइन करना चाहिए फ्यूचर में, क्योंकि लोन तो ले नहीं रहे हैं, फिर भी मैंने करंट इंटरेस्ट रेट ही ले लिया है। मेरा काम है कंजर्वेटिव कैलकुलेशन करना, तो 150 करोड़ के आसपास का इनका आपको आ सकता है, ये तीनों चीज मिलाकर, ठीक है, फ्यूचर में। क्योंकि इनका इंटरेस्ट वगैरह कम होगा, तो पीबीटी इनका 2100 करोड़ के आसपास बनेगा, पैट इनका बनेगा 1575 करोड़। तो पैट टीटीएम कितना है, 103 करोड़ सिर्फ। तो पैट में जंप कितना आएगा, पैट में आएगा 15x का जंप, जो सीएजीआर बनता है आपको 96% का, पेग रेशियो 0.78 का। तो अगर ये मेट्रिक के हिसाब से देखिए, कंपनी 4 साल तक 90% के सीजर से ग्रो करेगी, अवेलेबल पे करंटली 0.78 के पेग पे, तो कंपनी महंगी डील नहीं है। भले शेयर प्राइस आपको आज के टाइम पे बहुत ही ऊपर दिख रहा होगा, ऑल टाइम हाई को छप्पर फाड़ के निकल रहा है, लेकिन फिर भी ये कंपनी सस्ती है। लेकिन शुड आई कैच इट, जरूरी नहीं है। आपको ये समझना पड़ेगा, अपना रिस्क रिवार्ड रेशियो फेवर रखना पड़ेगा। क्या जरूरी है डिफेंस की कंपनी में पैसा लगाना? मेरे हिसाब से जरूरी नहीं है। किसी किसी सेक्टर को छोड़ा जा सकता है, आपका रिस्क एपेटाइट पर डिपेंड करता है। ऐसा मैं आपको ना लगाना बोल सकता हूं, ना मैं आपको ये बोल सकता हूं नहीं लगाओ। आपको लगाना है अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से। मैं आपको समझा रहा हूं कि कंपनी के फ्यूचर में क्या हो सकता है। तो सीन क्या है, 0.78 का पेग रेशियो है, सीएजीआर 96% का, मतलब पैट जंप 15x का आ सकता है। चलो एक कंजर्वेटिव कैलकुलेशन करते हैं। ये 22% का मैंने एबिटा एज्यूम किया है, तो पैट जंप आता है 30.7 का, सीएजीआर बनता है 92% एंड पेग रेशियो बनता है 0.82। तो इस हिसाब से भी कंपनी मुझे सस्ती लगती है, फ्यूचरिस्टिक कैलकुलेशन। लेकिन आपको एक चीज नोट करना पड़ेगा, आज के टाइम पे मैनेजमेंट काफी बुलिश है, ये बात का ध्यान दो। क्यों? क्योंकि डिफेंस में सब कुछ अच्छा चल रहा है, और कुछ इधर उधर हुआ चीजें चेंज हो सकती है। उसके अलावा दूसरा प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, जो मुझे प्रॉब्लम लगता है वो सबसे बड़ा क्या है कि ये बात समझो कि ये लोग जो ये टारगेट दे रहे हैं 9,000 करोड़ का, ये बोल रहे हैं कि हम लोग इनऑर्गेनिक ग्रोथ करेंगे। इनऑर्गेनिक का मतलब किसी और कंपनी को एक्विजिशन करेंगे तब करेंगे, मतलब खुद से इतना ये नहीं कर रहे हैं, कर सकते। आज के टाइम पे मैनेजमेंट ऐसा ही कम्युनिकेट कर रही है, मुझे तो ऐसा ही समझ में आ रहा है। अगर मान लो ये आपको नहीं कर पाए तो आपको ये सब चीज ट्रैक करना पड़ेगा। ट्रैक क्या करना है, इनका फ्यूचर एक्विजिशंस वगैरह। तो आई होप कि आपको मेरा एक्सिस किड्स पे वीडियो अच्छा लगा हो और इंफॉर्मेटिव लगा हो। एंड अगर आपको ऐसा लगा हो तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। एंड नन ऑफ दीज बायस और रिकमेंडेशन, इस वीडियो को बायस और रिकमेंडेशन कतई मत लेना, इसे समझो। मैंने आपको डिफेंस वर्टिकल समझाया, कंपनी का काम समझाया, खुद का एनालिसिस करो, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से मिलो और तब कोई डिसीजन लेना। मेरे एनालिसिस पे डिसीजन नहीं लेना है, बस समझो मैं आपको स्टार्ट करने का तरीका बता रहा हूं, और उसके बाद आपका काम है रिसर्च करना। बिना खुद के रिसर्च से पैसा नहीं बनेगा मार्केट में, ये बात समझ लो। दैट्स ऑल, बाय।